हेलो गाइस, वेलकम। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर। और आज की क्लास में मैं आपका हैशटैग 4 बताने वाला हूं। लास्ट क्लास मैंने आपको बिजनेस स्टडीज, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर 3 का हैशटैग 3 बताया था। आज की क्लास में मैं आपको हैशटैग 4 बताने वाला हूं। और आज का टॉपिक हमारा है इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सप्लेन किया था। आज के क्लास में मैं आपका उसका क्या क्या इंपैक्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वह एक्सप्लेन करने वाला हूं। अच्छे से वीडियो को देखिएगा। देखिए यार, एक बात बता रहा हूं आप कुछ वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देख लेते हैं, जैसे मान के चलते कोई कोई टॉपिक को, इससे कुछ टर्म्स को आप मिस कर देंगे। एग्जाम आपका होने वाला है, पढ़ाई आपको करना है। अच्छे तरीके से टर्म को समझे रहिएगा ना, तो एग्जाम में लिखने में आपको बहुत ज्यादा इजी होगा। समझ में आया? बराबर नोट्स बनाइए, पूरा रिवाइंड कीजिए, बुक का एक एक कॉन्सेप्ट बनाइए। समझ में आया? ये चीज पढ़िए। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लास्ट क्लास में जब मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बताया था, तो उसमें बताया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ था। लेकिन यह एलपीजी प्रोग्राम मनमोहन सिंह के चालू करने के बाद क्या इंपैक्ट पड़ा बिजनेस इन्वायरमेंट पे, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जिसमें मैंने टोटल 7 इंपैक्ट लिखा है। यार देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, यह मैंने 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। ठीक है, और आपको एग्जाम में 7 से ज्यादा पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करने होंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला याद कैसे रखिएगा ये सोच रहे हैं। देखिए यार, मेरी फेवरेट हीरोइन श्रद्धा कपूर, 7 लीटर का अक्षर है। ठीक है, रेनबो का कलर 7 होता है, शादी में रस्म फेरा भी कितना होता है, 7 होता है। तो आप याद रखिएगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट का जो इंपैक्ट था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का, वह 7 है। कितना है? 7। सबसे पहला है आपका इंक्रीजिंग कंपटीशन। पहला क्या है? इंक्रीजिंग कंपटीशन। ध्यान रखिए, जिस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च नहीं हुई थी, तो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थे। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि हर एक प्रोडक्ट के लिए मोनोपोली था। बहुत ही लिमिटेड लोग उस प्रोडक्ट को मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते थे, लिमिटेड लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते थे। लेकिन जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज बना, तो वहां पे लिबरलाइजेशन में यह सारे लाइसेंस को गवर्नमेंट हटा दी, जिसके कारण लोगों के पास फ्रीडम हो गया, आजाद हो गए। यार अब तो कुछ करके दिखाना है। क्लियर? और जिनके मन में जैसा वर्क था, वह उस वर्क को परफॉर्म करने में लग गए। क्लियर? और वह परफॉर्मेंस के कारण से मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आने लगे। क्लियर? तो कंपटीशन मार्केट का बढ़ गया। पहले एक प्रोडक्ट के लिए एक ही सेलर होता था, भैया जी मेरे पास से लेना तो लो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, दूसरा जगह तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन यहां पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के कारण एक ही प्रोडक्ट के 10 प्रोड्यूसर हो गए, 10 लोग मार्केट में उस टाइप के प्रोडक्ट ला रहे हैं। तो लोग यार यहां नहीं तो चल 2 कदम आगे बढ़ के तो लेंगे ना। तो इस कारण से मार्केट में कंपटीशन प्रोडक्ट का क्या हो गया? बढ़ गया। पक्का? क्लियर? सेकेंड पॉइंट की ओर चलते हैं। मोर डिमांडिंग कस्टमर क्या हुआ होगा? यार अभी हम जस्ट आपको बताएं कि उस समय लिमिटेड लोग ही लाइसेंस लिए हुए थे और मार्केट में लिमिटेड प्रोडक्ट ही आते थे, गिने चुने प्रोडक्ट। और वही बंदा जो उसको अफोर्ड कर सकता था, वही परचेज करने के अथॉरिटी में रहता था कि परचेज कर सकता हूं। लेकिन क्या हुआ कि जब आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आ गया मार्केट में, तो क्या हुआ कि अब एक प्रोडक्ट के लिए 10, 12, 50 मैक्सिमम प्रोड्यूसर हो गए। मैक्सिमम लोग सामान को मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। और सेम टाइप का प्रोडक्ट जब बहुत ज्यादा मार्केट में आ गया, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस घट गया होगा, और जिनको कम रेट पे भी लेना था, उनके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में क्या हो गया होगा? बढ़ गया। क्लियर? जैसे पहले लोग 10 लोग मांग रहे थे, अब हर एक कंपनी उस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है। तो जिसको लगता था यार हम तो उसको खरीद नहीं सकते, अब एक हो गया यार रोज आ रहा है दूसरे कंपनी का, अब तो मार्केट में प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, चलो जाकर के खरीद ही लेते हैं। क्लियर? तो वहां पे प्रोडक्ट का डिमांड, कस्टमर का डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। क्लियर? नो डाउट। आगे
रेपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, रेपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देखिए यार क्या हुआ, हमारा भारत मशीन से ज्यादा लेबर के लोगों के द्वारा काम करवाने के लिए माना जाता है। हमारा भारत क्या होगा ना यार, अगर हर एक काम अगर हम मशीन के द्वारा करवाने लगे तो जो ह्यूमंस, इतने ज्यादा जो ह्यूमंस हमारे भारत में लगातार मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं यार, वो लोग तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ना यार। मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट तो भारत में ऐसे ही है, और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हमारा इंडिया आता है। क्लियर। अब यह सोचिए क्या चीज कि हर एक जगह पे अगर हम लोग मशीन को अपॉइंट करने लगे तो ह्यूमन जो है वह बेचारा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, जिसके पास ना कोई रोजगार ना कोई काम धंधा, बस ह्यूमन मशीन रोबोटिक काम करने लगे थे। लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, क्लियर, और कस्टमर का डिमांड बहुत ज्यादा होने लगा, तो उस चीज में अगर 10 लेबर जो काम कर रहे थे उसको एक मशीन ही उस काम को पूरा कर दे रहा था, तो लोगों को लगा क्या चीज कि चलो यार अब थोड़ा हमें टेक्नोलॉजी की ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए। तो नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए मशीन्स हमारे कंट्री में यूज होने लगे। क्लियर। ऐसे लोग लेबर, क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट चाहिए था, लिमिटेड कस्टमर थे, तो लिमिटेड सामान बनाना चलो यार इंसान ही कर देगा। लेकिन जब डिमांड ज्यादा होने लगा, मार्केट में परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होने लगा, कस्टमर का नेसेसिटीज बढ़ गया, तो वहां पे नया नया टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आने लगे। लीजिए भैया जी ये मशीन यूज कीजिए ना, मैक्सिमम 10 आदमी का काम अकेले कर देगा, 50 आदमी का काम अकेले कर देगा। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी मार्केट में नया नया आ गया। ठीक है, आगे नेसेसिटी फॉर चेंज क्या हुआ यार, देखिए नेसेसिटी फॉर चेंज के बारे में पढ़ते, ध्यान दीजिएगा। हाँ यार, नेसेसिटी फॉर चेंज देखते हैं क्या हुआ। 1991 के पहले गवर्नमेंट का पहले का रूल, पॉलिसीज, नॉर्म्स, रेगुलेशन बने हुए थे। अब जैसे ही 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गया ना, लोग नए रूल पॉलिसी के अनुसार अपने बिजनेस को डालने लगे। यार अब नया गवर्नमेंट का रूल आ गया, अब नया पॉलिसी हमें यूज करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमारे पे कार्रवाई कर सकती है। नया रूल आया, नए अनुसार से चलो। ठीक है, आगे नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स? देखिए यार, ह्यूमन रिसोर्स काम करने के लिए ह्यूमन का जरूरत होता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मींस एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हुआ, जब प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में बढ़ गया, नए नए ऑर्गेनाइजेशन ओपन होने लगे, नए नए कंपनी का क्रिएशन हुआ, नए नए लोग अपने काम धंधा को सेटअप किए, तो काम करने के लिए ना यार इंसानों का जरूरत होगा। मैनेज कौन करेगा, अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग स्किल का जरूरत पड़ने लगा। मशीन चलाने के लिए मशीन वाले, जिसके अंदर स्किल है कि मशीन वो चला सकते हैं। तो यहां पे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपिंग हुआ। क्लियर। जैसा काम, जैसा वर्क, वैसे लोगों को फाइंड किया जाने लगा। भैया जी बेरोजगार बैठे हो, क्यों, आ जाओ ना यार, काम है यहां पे। तो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स हो गया। बात करते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन होता क्या है बच्चे? अगर मान के चलते हैं पूरा बिहार में अगर सिर्फ हम पढ़ा रहे होते तो हम कितना रिलैक्स रहते। अरे यार छोड़, कहां जीता, तो हमरे पास ना, ये मेरे माइंड में चलता। लेकिन अभी मार्केट में कंपटीशन कितना ज्यादा है यार, हर कोई सोच रहा है कि हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट को दे। क्लियर। तो यहाँ पे एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को बिजनेस इन्वायरमेंट में उसको मार्केट का हर एक आइडिया होना चाहिए। यार हम ऐसा काम कर रहे हैं, मेरा कंपटीटर कैसा काम कर रहा है, हम जिस टाइप का प्रोडक्ट दे रहे हैं कहीं मेरे से बेहतर कोई प्रोडक्ट तो नहीं दे रहा है, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, किसका डायमेंशन कैसा है, कौन किस बेसिस पे काम कर रहा है, काम करने का टर्म्स क्या है। तो यह है आपका मार्केट ओरिएंटेशन। यहाँ पे जब जैसे ही कंपटीशन बढ़ा, लोगों का मार्केटिंग नीड्स बढ़ गया और लोग व्यापार के बारे में ज्यादा सोचने लगे। लोग यह सोचने लगे कि हम अपने कस्टमर को मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे अपने कस्टमर को मतलब होल्ड करके रख सके। यह आपका मार्केट ओरिएंटेशन। क्लियर। यहाँ पे और भी हो गया। मार्केट ओरिएंटेशन में हम डायनेमिक आधार पे प्रोडक्ट को लॉन्च किए, कुछ यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए। यार लालच दिखेगा तभी तो कस्टमर कम आएगा ना यार। लालच दिखाना, जो दिखता है वही लाइफ में बिकता है। दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट साइकिल लाइफ में।
क्लियर। तो यहाँ पे अब जैसे मान के चले आपको डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट दिखा, हम लोग को मन में आ रहा है कुछ तो अलग है, चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ओरिएंटेशन में मार्केटिंग वर्क, कैसे हम मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, कैसे हम कस्टमर तक उसको पहुंचाएंगे, काम करने का परफॉर्मेंस कैसा होगा, किस बेसिस पे काम करें कि मार्केट में कंटिन्यूटी हमारा प्रोडक्ट स्टेबल बना रहे। क्लियर, दैट इज मार्केट ओरिएंटेशन। क्लियर। आगे, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अब क्या था यार, जब आपका ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो आपको यह लगता था यार हमारा प्रोडक्ट है, हमको तो बस इंडिया में ही बेचना है, उसके अलावा तो कहीं बेचेंगे नहीं क्योंकि भारत वाले लोग ही लेंगे। लेकिन जैसे ही आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में ग्लोबलाइजेशन आ गया तो यहाँ का बिजनेसमैन, यहाँ का एंटरप्रेन्योर को माइंड में हो गया हमारा प्रोडक्ट यहाँ बिक रहा है, काश दूसरे कंट्री में बिका होता। क्लियर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना ज्यादा बढ़ावा हो गया। क्लियर, लोग यहाँ पे प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करने लगे। अभी भी यार भारत में बनने वाला अचार पापड़ दूसरे दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। क्लियर। तो यह आपका यह सब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का इंपैक्ट पड़ा आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पे। ठीक है, यहां तक नो डाउट है, वीडियो को रिवाइंड करें, वापस देखें और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिए। आप डरा नहीं रहे, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। क्लियर। और मैक्सिमम फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए। अभी बताएं यार, जो दिखता है वही बिकता आप लोग नहीं चाहते हैं। ना ही हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ना ही कोई विधायक बन जाएंगे, आपके शेयर करने से सपोर्ट थोड़ा मिलेगा, तो जरूरी है सपोर्ट कीजिए थोड़ा। ठीक है, चलते हैं आगे की एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ध्यान दीजिएगा आगे। अब एक बात, यहां तो मैंने पहले आपको बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा था। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण से आपके एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा। जब नया इकोनॉमिक पॉलिसी आया तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ा। सबसे पहला है आपका डाइवर्सिफिकेशन। होता क्या है डाइवर्सिफिकेशन, सुनिएगा। देखिए यार, जो भी कंपनियां चल रही थी, जो कंपनी रन कर रही थी, वह सब पुराने रूल नॉर्म्स को अपना एग्रीमेंट, पुराना लाइसेंस बनाई हुई थी। अब जैसे ही नया रूल पॉलिसीज गाइडलाइन गवर्नमेंट का आ गया, क्लियर, सभी लोग नए नए वर्क की ओर, नए नए पॉलिसीज की ओर भी डाइवर्स हो गए। क्लियर, अपने डाइवर्सिफिकेशन किए। जैसे बात करें, एक कंपनी एक टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी, लेकिन अब जब उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल गया यार अकेले एक काम नहीं करेंगे, बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाओ, थोड़ा सा ज्यादा कैपिटल पे बढ़ाते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं बिजनेस पे, तो वह लोग भी अपने मेमोरेंडम को, अपने एग्रीमेंट को, लाइसेंस को रिन्यू कराएं और डाइवर्सिफिकेशन, नए नए बिजनेस की ओर डाइवर्स भी हुए। ठीक है, बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर। यार 11th में पढ़े थे ना बच्चे, ज्वाइंट वेंचर, दो लोग आपस में मिल करके लिमिटेड पर्पस के लिए काम करते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए, वह आपका ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। क्लियर, जब दो लोग आपस में मिल करके किसी काम को करते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, दीपावली में फुलझड़ी वाला और पटाखा वाला मिल गया, या दीपावली में रंगोली वाला पटाखा वाला मिल गया, मिल जाओ भाई, पटाखा हम बेच लेंगे, तुम्हारा फुलझड़ी मतलब रंगोली बिक जाएगा, यह आपका ज्वाइंट वेंचर। किलो हीरो होंडा ज्वाइंट वेंचर। क्लियर। आगे ब्रांड बिल्डिंग होने लगा। ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है यार, एक बात बता रहे, जब मैक्सिमम लोग एक टाइप के प्रोडक्ट लाने लगे ना, अब समझिएगा, पहले क्या था, एक टाइप का प्रोडक्ट एक लोग ही ला रहे हैं, हमारे बिकलो तो बिकलो, दूसरा का तो बिके वाला हो ना, हमरे से सब लेता हूं। ये लाइन था लोगों का, एक बिजनेसमैन का, कि सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा क्योंकि दूसरा कोई बनाने वाला है ही नहीं। लेकिन जब आपका मैक्सिमम लोग सामान को बनाने लगे तो ब्रांड बिल्डिंग होने लगा ना यार, हर कोई अपने ब्रांड का टैगलाइन लगाने लगा। क्लियर, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, भैया जी लैक्मे का है ना मेरी घरवाली का लिपस्टिक, ब्रांड बिल्डिंग होने लगा वहां पे। यार देख रहे हो मेरी मेहरारू का डिमांड बनारसी साड़ी मांग रही, तो ये आपका ब्रांड बिल्डिंग होने लगा। कस्टमर ब्रांड के अनुसार अपने प्रोडक्ट का चॉइस करने लग गए, समझ गए, और यहां पे प्रोडक्ट का क्या ना ब्रांड बिल्डिंग होने लगा। क्लियर। आगे यूज टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या हो यार, देखिए समझाते एक बार।
पहले क्या था यार, जो जैसे चल रहा है चलने दो, बेकार का पैसा क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया भैया जी, हम नया नहीं लाएंगे ना तो कोई और नया लेके चलाएगा, और लोगों को नया चीज का बहुत ज्यादा शौक होता है। क्लियर। तो यह आपका ब्रांड बिल्ड, यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यूज टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्लियर। नया कुछ आएगा तो हम उसका यूज करेंगे, हम उसके अनुसार चलेंगे ताकि मार्केट में अपना परफॉर्मेंस ना बरकरार रहे। क्लियर। आगे, इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल क्या हुआ यार, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब जब हमारा बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है, अथॉरिटी हो रहा है, तो नए नए लोगों को जब हायर करेंगे, नए नए लोगों का स्किल होगा, उनके पास नए क्वालिटी का होगा, नई मेरिट्स होगा, तो उन सब का कंपनसेशन भी लोगों का बढ़ने लगा। क्योंकि पहले कम काम कर रहे थे, अब उनका काम का स्ट्रेटेजी बढ़ गया, काम ज्यादा करने लगे, तो लोगों का कंपनसेशन भी क्या हो गया, इंप्रूव कर गया। ठीक है। आगे, कस्टमर पे फोकस बनने लग गया बहुत ज्यादा। यार मार्केट में बंदे को बहाल कर दो, चाहिए क्या उस टाइप का प्रोडक्ट लेके आएंगे ना मार्केट में। क्लियर। कस्टमर, क्योंकि बहुत सारे सेलर हो गए तो सबको लग रहा है यार अगर हम सेम टाइप का प्रोडक्ट देंगे तो हमारा हो सकता है प्रोडक्ट लोग ना ले, अगर हम ज्यादा प्राइस में देंगे तो हो सकता है लोग हमारा प्रोडक्ट ना ले। हाँ, अगर हम बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस हमारा ज्यादा हो सकता है। यार आपका बात करें यार, आप जैसे सपोज एडिडास का, रिबॉक का, तो ये आपका ब्रांड दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट है, तो वहां पे प्राइस ज्यादा है ना उस चीज का, तो यहाँ पे कस्टमर का फोकस होने लगा कंपनी को। मैनेजमेंट देखा, जाओ कस्टमर का नेसेसिटी जानो, कस्टमर का टेस्ट जानो, कस्टमर का प्रेफरेंस जानो, अपनी घरवाली से पूछो ना यार क्या क्या यूज कर रही कंपनी में, प्रोडक्ट में। क्लियर। उसके हिसाब से चॉइस पता चलेगा, दूसरे दूसरे कंपनी का थीम पता चलेगा, और तब ना हम अपने कंपनी को भी इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी क्या करने लगी, कस्टमर पे फोकस करने लगी कि फ्यूचर में कस्टमर का क्या नीड्स होगा। आने वाले टाइम में ना ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिमांडेबल रहेगा, तो ऑक्सीजन भी अलग अलग कंपनी का, आपका देखिए रिलायंस का, टाटा का, हर लोग लगा यार फ्यूचर में ऑक्सीजन बिकेगा। क्लियर। तो किस कंपनी का, भाई इसका कंपनी का ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग चलता है, कम खपता है, अच्छा खासा इफेक्टिव है, किसी प्रकार से मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। तो यह चीज है आपका मतलब कस्टमर फोकस, और इसका रिव्यू कस्टमर देते हैं ना। यहां तक है आपका। आगे चलिए ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, नहीं एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे। एक टॉपिक आपका बचा हुआ है जो नेक्स्ट क्लास में खत्म करूंगा, #5 में। ठीक है, ध्यान सुनिए। अभी तक अगर जो मैं आपको पढ़ाया हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, समझ में आता है, तो काइंडली आप यूट्यूब पे अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जाकर यूट्यूब चैनल पे यार शेयर करता हूं ना लिंक, आप जाकर के कमेंट बॉक्स में वीडियो का पक्का रिव्यू डालिए कि कैसा है, इससे हमें पता चलेगा। और देखिए अच्छा आपको लग रहा है, कहीं पे अगर आपको दिक्कत हो रहा है, किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में, तो आप हमें बताइए। ठीक है। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो काइंडली हमारे आर्या कॉमर्स कैरियर के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। एडमिशन ओपन है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। आप कहीं से भी इंडिया में बिलोंग करते हैं, आपका कोई भी बोर्ड है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट का भी टेंशन नहीं यार, यूपीआई, गूगल पे आपको आने का झंझट नहीं, ऑनलाइन पेमेंट जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम जगह सारा पोर्टल हमारा ओपन है। किसी प्रकार से अगर आपको डाउट होती तो आप क्वेश्चन क्वेरी भी कर सकते हैं चैट के द्वारा, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर भी। और हाँ यार, ऑफलाइन क्लासेस भी आपका चालू हो जाएगा, गवर्नमेंट के ऑर्डर आने के बाद आपका ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो जाएगा। अगर आप पटना आना चाहते हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है पटना आइए, आपको हॉस्टल फैसिलिटीज भी हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, तो मोस्ट वेलकम यार, पटना आइए, सामने से ऑफलाइन क्लासेस कीजिए। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो। ठीक है, बाय, सी यू।